यहाँ फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन सी, विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी रोग होता है। जब हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो हमारे मसूड़ों से खून आने लगता है, यही आपका स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वह हार्मोन आपको बताना है जो हमारे रुधिर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। यानी हमारे रुधिर में कैल्शियम का क्या स्तर होना चाहिए, इसको नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैराथायराइड हार्मोन। वो हार्मोन आपका पैराथायराइड हार्मोन है जो हमारे शरीर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट देख लीजिए। पैराथायराइड ग्रंथि थायराइड ग्रंथि के पीछे होती है, जो पैराथायराइड हार्मोन को स्रावित करती है, जो हमारे खून में कैल्शियम को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई तरह से पूछा जाता है। यहाँ क्या है, मेढक के हृदय में होते हैं। कभी कभी ये होता है, पूछा जाता क्वेश्चन कि मेढक का हृदय कितने कोष्ठों में विभाजित होता है, और यहाँ आज ये पूछ लिया गया है मेढक के हृदय में होते हैं, क्या होते हैं? ऑप्शन सी, 2 आलिंद होते हैं और 1 निलय होते हैं। यानी कुल मिलाकर 3 कोष्ठों में मेढक का हृदय बटा होता है, जिसमें 2 आलिंद होते हैं और 1 निलय होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियां किस अंग की सहायता से पानी में तैरती हैं? यहाँ जितने भी अंग दिए हैं इसमें सबसे उपयुक्त है आपका ऑप्शन सी, फिन्स। मछलियां जो है ये फिन्स और पूंछ की सहायता से पानी में तैरती हैं। अब आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोंक किस अंग से श्वसन करती है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्वचा। जोंक आपकी त्वचा से श्वसन करती है, चाहे जोंक हो या केंचुआ हो, दोनों में श्वसन त्वचा के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायु उदाहरण है किस चीज का? यौगिक है कि अम्ल है, मिश्रण है या क्षार है? वायु आपका ना तो यौगिक है, ना ही अम्ल है, ना क्षार है। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिश्रण। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अस्थायी परिवर्तन है? यहां ध्यान दीजिएगा, अस्थायी परिवर्तन या तो अस्थायी होंगे या तो अस्थायी होंगे। अस्थायी परिवर्तन वो होते हैं जो एक बार दूसरे रूप में बदल जाए, वो पुनः उसी रूप में नहीं आ सकते हैं, ऐसे परिवर्तन को अस्थायी परिवर्तन कहा जाता है। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो एक बार रूप बदल देते हैं लेकिन दोबारा पुनः फिर उसी रूप में आ सकते हैं, ऐसे परिवर्तन को अस्थायी परिवर्तन कहा जाता है। यहाँ जैसे जितने ऑप्शन दिए हैं, कागज का जलना, दूध से दही बनना, लोहे पर जंग लगना। जैसे कागज एक बार जल गया तो दोबारा उसको कागज नहीं बनाया जा सकता है, या दूध से दही बन गया तो दही से दोबारा फिर दूध नहीं बन सकता है। जैसे लोहे पर जंग लग गए तो फिर आसानी से जंग से फिर लोहा नहीं बना जा सकता। लेकिन यहाँ ऑप्शन डी में बर्फ का पिघलना, यानी बर्फ पिघलकर पानी बन सकती है और पानी फिर से दोबारा बर्फ बन सकता है। तो इसलिए ऑप्शन डी आपका अस्थायी परिवर्तन है, और बाकी जितने भी ऑप्शन है वो सारे के सारे अस्थायी परिवर्तन हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संश्लेषित रेशे का उदाहरण है। संश्लेषित रेशा ऐसा रेशा जो फैक्ट्रीज में बनाया जा सकता है, यानी कृत्रिम रूप से बनाया जा सके, उसी को संश्लेषित रेशा कहते हैं। यहाँ आपका रुई ये खेतों में पैदा होती है, ये कारखानों में नहीं बनाई जाती। जूट आपका ये भी खेतों में पैदा होता है। आपका यहाँ सबसे सही आंसर है ऑप्शन सी, रेयान। रेयान आपका फैक्ट्री में बनाया जा सकता है। ये कपास कर सकते हैं, कपास कर लीजिए, सनई कर दीजिए, ये सब प्राकृतिक रेशे हैं, ये सब संश्लेषित रेशे नहीं। जबकि रेयान आपका ये फैक्ट्री में बनाया जाता है, ये कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है, इसलिए रेयान आपका संश्लेषित रेशा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी अधातु द्रव अवस्था में रहती है? यहां ध्यान दीजिएगा, अधातु है, धातु नहीं। कौन सी अधातु द्रव अवस्था में रहती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रोमीन। ब्रोमीन आपकी द्रव अवस्था में रहती है। लेकिन अगर यहाँ धातु पूछा जाता तो आपका उत्तर हो जाता अक्सर मरकरी के बारे में बताया जाता। यहाँ जितनी धातुएं हैं आपकी या तो ठोस अवस्था में है या तो गैसीय अवस्था में, लेकिन आपकी जो ब्रोमीन है ये आपकी द्रवीय अवस्था में है। तो ब्रोमीन आपकी ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊर्जा का मात्रक है। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जूल। ऊर्जा का मात्रक जूल, कैलोरी इत्यादि। यहाँ न्यूटन ये बल का मात्रक है, पास्कल दाब का मात्रक है, जबकि जूल जो है आपका ये ऊर्जा का मात्रक है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जूल। जूल आपका ऊर्जा का मात्रक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी का प्लायन वेग
का मान कितना होगा, यानी पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना होगा। पलायन वेग वो वेग होता है जिसकी स्पीड से, यानी जिस गति से अगर पृथ्वी से कोई वस्तु ऊपर फेंकी जाए, अगर वो वस्तु पलायन वेग से ऊपर फेंकी जा रही है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से वो आसानी से निकल जाती है। ऐसे वेग को पलायन वेग कहते हैं। ये आपका 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अगर आप यहाँ कोई वस्तु 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकेंगे तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाएगी और इसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाएगी। लेकिन अगर कोई वस्तु आप 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से नीचे फेंकते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में रहती है, वो बाद में जाकर या तो पृथ्वी पर नीचे गिर जाएगी या तो पृथ्वी के चक्कर लगाने लगेगी। तो इसलिए पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, ये होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह उपकरण जिसमें विद्युत ऊर्जा का उष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण होता है। विद्युत ऊर्जा का उष्मा में रूपांतरण होता है। यहाँ विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा जो है वो यांत्रिक ऊर्जा में अक्सर रूपांतरित हो जाती है। विद्युत चुंबक में ऐसा कुछ है नहीं। जनरेटर में विद्युत, यानी जब आप डीजल वगैरह डालते हैं तो वहाँ खुद ही विद्युत पैदा होती है। जबकि हीटर में क्या है, अगर आप इसको विद्युत देंगे तो हीटर में विद्युत ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाएगी। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भारतीय कृत्रिम उपग्रह का क्या नाम है। यहां आपका जितने ऑप्शन दिए हैं सबसे ये आपका ऑप्शन है ऑप्शन सी, आर्यभट्ट। पहले भारतीय कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए इसको जरूर याद कर लीजिएगा। आर्यभट्ट भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाणक्य के बचपन का क्या नाम था। यहां आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी, विष्णुगुप्त। चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। चाणक्य भारत का एक महान राजनीतिज्ञ था। उसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है। इसका एक नाम चाणक्य के साथ साथ कौटिल्य भी था, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ता भी था और बाद में उसी ने पढ़ाया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में सबसे बड़ा योगदान इसी का है। तो इसकी पुस्तक का नाम जरूर याद कर लीजिए। इनकी पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। चाणक्य की पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है और उस पुस्तक का विषय है राजनीति। वो अर्थ से नहीं संबंधित है, वो मुख्य रूप से संबंधित है राजनीति से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। यहां आपके जितने आंसर है ऑप्शन है गजनबी, मोहम्मद गोरी, बलबन। इसमें सबसे सही आपका ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। यह आक्रमण आपका 712 ईस्वी में हुआ था। तो अरब ये अरब का था और बाकी जितने आक्रमणकारी दिए हैं सब तुर्क हैं, यानी पहला अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। तो आपका अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने सिंधु पर सबसे पहले उसने सिंधु पर आक्रमण किया, यानी कुल मिलाकर जो अरब आक्रमण हुआ है वो सिंधु से हुआ है। और जबकि जो तुर्कों का आक्रमण हुआ है वो सबसे पहले आपका ऊपर से हुआ है, यानी पंजाब क्षेत्र से हुआ है। तो इन्होंने आक्रमण किया था 712 ईस्वी में और वहां के शासक दाहिर को हराया था। और कभी कभी प्रश्न आता भारत में जजिया कर लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तब भी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम।